अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 14 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 13 लेक्चर्स आपके साथ शेयर हो चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं जिनसे वन पेपर को कंप्लीटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो इस प्ले लिस्ट में आप चले जाएंगे। इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मजीद बना, अगर आप वन पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल और प्रिपरेटरी रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, डेली अपडेट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक को फॉलो करते हुए स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो जरूर कर लीजिए। और इन केस अगर वो लिंक आपके लिए काम ना करे तो इस नंबर पर आपने कम्युनिटी लिखकर मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। हमारी टीम आपको उस कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर देगी। तो बगैर वक्त जाए कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हम प्री पार्टीशन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। प्री पार्टीशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। बिफोर 1857 उसमें इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया और डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जाके पढ़ा। हर चीज का कंसेप्ट लिया। कंसेप्ट लेने के बाद एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपको प्रिपेयर करवाया और उसके बाद आपकी असेसमेंट उसके थ्रू करवाई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्री पार्टीशन का दूसरा हिस्सा है आफ्टर 1857 का। अब आफ्टर 1857 में हम अलीगढ़ को भी पढ़ चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ चुके हैं, सिमला डिप्यूटेशन को पढ़ चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पढ़ चुके हैं और पार्टीशन और एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो जो है वो डिस्कस करेंगे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को 1909। उसके बाद हम लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो एनरोलमेंट हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो 1911 में हुई थी उस इवेंट का हम जो है वो तस्करा करेंगे। उसके बाद जो है वो हम रॉबर्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे और खिलाफत मूवमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो है आज का ये लेक्चर सुन लेते हैं तो किसी भी अगर आप कंपटीशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट जो है सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तो बहुत से ऐसे एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो इस लेक्चर को सिर्फ सुनने से ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के हवाले से देख रहे हैं। अब जनरली जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्रैम करना शुरू कर देते हैं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है 1909 के अंदर आए थे। इस तरह की क्रैमिंग जो है 10 से 15 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे, एक दिन के बाद भूल जाएंगे। आपको नहीं याद रहेगा कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है वो कब आए थे। इनफैक्ट 1909 का भी रेफरेंस आपको दिया जाए तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि उस वक्त कौन सी कानूनी इस्लाहात थी जो आई थी। सबसे पहली चीज तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो ये ब्रिटिश इंडिया था जिसको ब्रिटिश एम्पायर एक कॉलोनी के तौर पे रन कर रहा था, जाहिर सी बात है जहां हुकूमत की जाती है तो उस हुकूमत के निज़ाम को चलाने के लिए, स्टेट मशीनरी को रन करने के लिए, चाहे जिस भी तरीके से आप करें, कुछ उसूल ज़वाबित चाहिए होते हैं जो सुप्रीम लॉ के तौर पर काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है या किसी भी एक जो है इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये जितनी भी कानूनी इस्लाहात थी ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती थी। ये सुप्रीम लॉ होता था और इसके अंडर फिर जितने कवानीन होते थे वो आते थे। इससे पहले जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 था और उसके बाद जो है हमारे पास मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 आए जिसको हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहते हैं 1909 का। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, अब हम सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन इस कानून के अंदर क्या था उस तरफ बढ़ने से पहले हम इसके नाम पर जरा फोकस करते हैं। नाम है जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो कैसे याद रहेगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म? मिंटो जो है वो रेफर किया जा रहा है लॉर्ड मिंटो की तरफ जो उस वक्त जो है वो वॉइस रॉय थे। लॉर्ड मिंटो जो है वो कब से कब तक इंडिया के वॉइस रॉय रहते हैं? 1905 से लेकर 1910 तक वॉइस रॉय रहते हैं। और मॉर्ले जो है वो कौन है? मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है। अब जरा अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये आपको हेरारकी के बारे में बता रही है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करता था, वो हेरारकी आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो किंग होता था। किंग या क्वीन के अंडर जो है वो सेक्रेटरी स्टेट होता था। किसी भी कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी स्टेट अपॉइंट किया जाता था तो ये एक कैबिनेट का मिनिस्टर होता था। तो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया किसके नीचे होता था? किंग या क्वीन के। और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का एक एजेंट होता था जो इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर मौजूद होता था जिसको हम वॉइस रॉय कहते थे और इसका दूसरा नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होता था। और इस वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर मुख्तलिफ प्रोविंस के गवर्नर्स काम कर रहे होते थे। इस वॉइस रॉय की दो काउंसिल्स होती थी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव से मुराद इंतजामी उमूर को परफॉर्म करने के लिए इसकी एक कैबिनेट किस्म की होती थी जिसको ये लोग खुद नॉमिनेट करते थे और ये इन्हीं के ही लोग होते थे। तो 6 लोगों पर वो मुश्तमिल थी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय कहते थे। और दूसरी इस वॉइस रॉय के साथ जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अब ये सारी हियरार्की डिस्कस करने के बाद अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे
कि इस कानून के अंदर था क्या, लेकिन इसके पस मंजर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने शिमला डेपुटेशन 1906 के बारे में आपको बताया। अब ये जो शिमला डेपुटेशन थी, ये मुसलमानों का एक वफद था जो जाके उस वक्त के वाइसरॉय के साथ मिला और उनको अपनी कुछ डिमांड्स पेश की। वाइसरॉय की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन डिमांड्स को 1909 के कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडमिट कर लिया गया, मान लिया गया। वो कौन सी इस्लाह थी? सबसे पहली जो सजेशन मुसलमानों की तरफ से, उसके डेलीगेशन की तरफ से पुट की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको याद होगा सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कब की गई थी, ये एक एमसीक्यूज आता है। तो शिमला डेपुटेशन के अंदर सबसे पहले हुई थी। इसको सबसे पहले माना किस कानून के अंदर गया था? तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर माना गया था। ये भी एमसीक्यूज आता है। अब अगर आप सिर्फ रटते रहेंगे तो ये 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में भूल जाएगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे इवेंट्स को सीक्वेंस वाइज तो फिर कभी नहीं भूलेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या, अब इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ये थी कि जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, यानी कि 100% में से 50 से ज्यादा परसेंट अगर वहां सिर्फ मुसलमानों की आबादी है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट मुसलमानों के दरमियान होगा। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुसलमानों के लिए रिजर्व रखी जाए। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी और इसको मान लिया गया था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के अंदर। और उस वक्त कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड मिंटो थे। सेक्रेटरी स्टेट कौन थे? मॉर्ले, जॉन मॉर्ले थे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 1905 के अंदर जो है वो लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे, तो क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने की थी? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बंगाल एक सूबा था, एक बड़ा सूबा था, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। तो वो पार्टीशन 1905 में हुई थी। तो क्या ये लॉर्ड मिंटो ने की थी? जी नहीं। उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे। ये 1899 से कब तक सर्व कर चुके थे? 1905 तक सर्व कर चुके थे और इन्हीं के दौर में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। अच्छा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो वाइसरॉय था, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो लोग थे जो मुख्तलिफ इंतजामी उमूर को परफॉर्म करने के जो डिपार्टमेंट्स थे उनके हेड थे, लाइक मिनिस्टर्स। जिस तरीके से लॉ का मिनिस्टर, फाइनेंस का मिनिस्टर और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स वहां शामिल थे और ये इन्हीं के अपने लोग होते थे। इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते थे, इलेक्शंस का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये अब सेपरेट इलेक्टोरेट जब आया तो इलेक्शंस कुछ सीट्स के ऊपर होते थे और वो भी सब लोग वोट नहीं डालते थे, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते थे। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर आने वाले इदारे और लोग वोट कास्ट करते थे। तो यहां इस चीज को आप ज़हन नशीन कर लें कि उस वक्त वोटिंग नहीं होती थी कि आम लोग जाके अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करें, बल्कि ये जो नुमाइंदे होते थे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ क्राइटेरिया रखने वाले लोग ही वोट डालते थे। जो मालदार होते थे, पढ़े लिखे होते थे, एजुकेशन का और लैंड का क्राइटेरिया फुलफिल करते थे, वही लोग वोट डालते थे। तो ये जो गवर्नर जनरल की या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स होते थे, इसके अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर पहली बार एक इंडियन शामिल किया गया। एक इंडियन शामिल किया गया और पहला इंडियन कौन था जो इसके अंदर शामिल हुआ? वो एसपी सिन्हा था। एसपी सिन्हा, इनका मुकम्मल नाम अब आपने जाके सर्च करना है, आपने जाके सर्च करना है ताकि आपको भूले ना। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक इंडियन शामिल हुआ। जो शिमला डेपुटेशन था, मुसलमानों ने उसमें डिमांड की थी कि 2 इंडियंस होने चाहिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 4 आपके लोग हों, 2 हमारे नेटिव्स हों, उसमें एक मुसलमान हो और एक हिंदू हो। लेकिन इस डिमांड को नहीं माना गया। तो मुस्लिम लीग जो उसके बाद बनी, उसकी कौन सी डिमांड मान ली गई? उसकी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की मान ली गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवॉर्ड करने की कोशिश की गई कि उनकी तरफ से, उन्हीं की रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला एक पर्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शामिल कर दिया गया। इसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसने कानून साजी करनी थी, उसके मेंबर्स को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया था और इस 60 के अंदर 27 लोग ऐसे थे जो कि इलेक्टेड थे, जिन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या मुख्तलिफ क्राइटेरिया को मीट करने वाले लोगों से वोट लेके आने थे, जिन्होंने वोट लेके आने थे। अच्छा, इन 27 के अंदर 6 जो सीट्स थी वो मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए रिजर्व थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन किसी भी एमसीक्यूज में आपसे डायरेक्ट बहुत रेयर है कि पूछी जाए, लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेंगे तो आप इस टॉपिक से आप जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे, आपको डेप्थ में चीजें पता होंगी। फिर अगर अब देखें हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस नेचर के आते हैं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए कब थे। अब जब एक कैंडिडेट इस तरह से प्रिपेयर करके गया है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में हुआ क्या था, उसका पसे मंजर क्या था, उसके बाद के क्या इंपैक्ट्स थे, तो उसको साल कैसे भूलेगा? मुझे बताएं, उसको कैसे साल भूलेगा कि शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ था, 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी और
और उसके बाद 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी जिसको खत्म किया गया 1911 में। तो ये सारी डेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप टॉपिक समझ के पढ़ेंगे, और समझने के लिए जरूरी है कि उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को आप आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप वे में प्रिपेयर करें। जो चीज समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है और ये सारी असिस्टेंस फ्री है। हम आपको गाइड करना चाहते हैं। कोई चीज समझ ना आए आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो वन पेपर नेचर का है और आप तैयारी के लिए किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाय करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर से कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर एक ऐसी किताब है जो तमाम सब्जेक्ट्स जो वन पेपर के हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, इसमें QR कोड्स मौजूद हैं और हमारी टीम बैकएंड से उन QR कोड्स पर रेगुलरली काम कर रही है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। आप करीब 3 स्टोर से इसकी कॉपी खरीद सकते हैं। करीब 3 स्टोर पर जब आप जाएं तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर ये नाम भी उनको बताएं और ये ब्रोशर, ये पिक्चर उनको दिखा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बासानी आपको ये किताब मिल जाएगी और इन केस ये किताब आपको वहां से ना मिले तो घर बैठे भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहां से इसको ऑर्डर प्लेस कीजिए या आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी लखनऊ पैक्ट पर। अब लखनऊ पैक्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जो कानून साजी होगी उस कानून साजी के पीछे लखनऊ पैक्ट का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको पता था कि हम एक मखसूस वक्त के लिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर मौजूद हैं, इस इलाके को हमने एक मखसूस वक्त के लिए कॉलोनी बनाया है, ना तो हम यहाँ के लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं और ना ही हमने ताहयात यहाँ पर रहना है। तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि अपने रूल को प्रोलॉन्ग किया जाए, जितना ज़्यादा ड्रैग आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको ड्रैग करें, जितना ज़्यादा वक्त यहाँ पर रह सकते हैं उतना ज़्यादा वक्त रहें। और दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, क्योंकि कम्युनिज्म का तो आगाज़ उन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में कर दिया जब उन्होंने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, मुसलमानों की ये जीत थी और ये उनका हक था, लेकिन स्टिल एक कम्युनिज्म की इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट कर दी जिसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हिंदुओं का भी था, उनके जो है वो कंजर्वेटिव आइडियाज का, उनकी आइडियोलॉजी का भी था। लेकिन कम्युनिज्म का आगाज इस खत्ते में हो चुका था। दो कौमें अब अलहदा से एक आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे रखती थी, दोनों को सेपरेट नेशन के तौर पे एडमिट किया जा रहा था। तो इसी सूरत में एक और इंसान आते हैं सामने जो उस वक्त एक एम्बेसडर थे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के। वो कौन थे? वो हमारे फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 1906 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। जब मुस्लिम लीग बनी तो उस वक्त ये किसके मेंबर थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो इन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। अब आप समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन कर लिया तो क्या इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया होगा? जी नहीं, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा कब? 1920 के अंदर, जब इनको पता चल गया कि वाकई ही हिंदू जो है वो कंजर्वेटिव हैं और अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते, तो उस वक्त जाकर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा। लेकिन लखनऊ पैक्ट तो 1916 में हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जमातों के मेंबर थे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लखनऊ पैक्ट दो जमातों का आप यूं समझें कि एक एग्रीमेंट था, ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उसकी रीजन ये थी कि ये ब्रिटिश एम्पायर से अपनी जायज डिमांड्स को मनवाना चाहते थे। और इन दोनों जमातों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, एक साथ लेके आने वाली जो शख्सियत थे वो कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी वजह से इनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया था। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहा गया था लखनऊ पैक्ट में? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। और किसकी तरफ से कहा गया था? सरोजनी नायडू की तरफ से कहा गया था। अब लखनऊ पैक्ट पर जरा हम नजर दौड़ा लेते हैं। लखनऊ पैक्ट बेसिकली जो है जब होता है तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? 1914 में होती है और एंड कब होती है? 1918 में। अब ब्रिटेन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, एलाइड फोर्सेस के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा था और डेफिनेटली जब ब्रिटेन इन वॉर था, इन वर्ल्ड वॉर था, तो इसका इंपैक्ट ब्रिटिश इंडिया पर भी होने वाला था। इन्होंने यहाँ से रिसोर्सेस को लिया और साथ साथ यहाँ बगावत को, रेबिलियन को कुचलने के लिए या रोकने के लिए यहाँ के लोगों से कॉपरेट की डिमांड की। यहाँ के लोगों ने कॉपरेट तो प्रॉमिस किया, लेकिन उसके बदले में इन्होंने ब्रिटिश से ये डिमांड की कि इनको डेमोक्रेटिक राइट दिए जाएं, इनको आज़ाद हुकूमत बनाने के इख्तियारात दिए जाएं, क्योंकि अब तक जो भी हुकूमत थी उस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है ब्रिटिश एम्पायर का था और यहाँ के नेटिव लोग जो है बड़ी मखसूस तादाद के अंदर शामिल थे और माइनॉरिटी का स्टेटस रखते थे। इनकी ओपिनियन की कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब इस लखनऊ पैक्ट में कुछ चीज़ों पर ये दोनों जमातें एग्री हुई। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजर थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो इस चीज़ को अपोज
करती थी कि किसी कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्टोरेट हो, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी हो और लोगों की मेजॉरिटी ओपिनियन से नुमाइंदा आए। अब मेजॉरिटी ओपिनियन से अगर नुमाइंदा आता तो हिंदू मेजॉरिटी में थे, और हिंदू नुमाइंदा ही आता उसी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला, तो ये इसके स्ट्रॉन्ग वोटर थे कि हिंदू नुमाइंदा आए और डेमोक्रेसी हो, मेजॉरिटी का वोट कंसीडर हो। जबकि मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती थी कि जिन इलाकों में मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पर तो सिर्फ मुसलमानों को कंटेस्ट करने दिया जाए इलेक्शन, वहां पर तो हिंदू नुमाइंदे ना आए। तो ये डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब मानी थी, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। और ये डिमांड जो है लखनऊ पैक्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो मानी थी, उसकी तस्लीम की थी यह डिमांड। इसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज पर एग्रीमेंट हुआ कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इसके जो मेंबर्स हैं इसकी तादाद को बढ़ा दिया जाए और 60 से बढ़ा के 150 कर दिया जाए, और इस 150 के अंदर 75 यहाँ के लोकल्स होने चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ कि इन 75 में से 25 जो है वो मुसलमान होंगे, यानी कि 1/3 मुसलमान होंगे, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे आएंगे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स इनके दरमियान हुए, और इनका पर्पज़ ये था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी उसके बाद ये अपने इन जायज़ मुतालबात को दोनों जमातें इकट्ठे होकर ब्रिटिश एम्पायर से ये मनवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है रॉवलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब रॉवलेट एक्ट क्या था? मैंने आपको बताया कि 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 का जब आगाज़ हुआ तो ब्रिटेन जो है वो अब वर्ल्ड वॉर के अंदर इंगेज हो गया, लेकिन जो उसकी कॉलोनीज थी उनको किस तरीके से वो एडमिनिस्टर करे, वहाँ पर जो पॉलिटिकल टेररिज्म जिसको वो नाम देते थे वो उसको कैसे कंट्रोल करें, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो उस एक्टिविटीज़ को, उन कॉलोनीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक हार्श नेचर का लॉ था और इसका जो है पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि वहाँ के लोकल लोगों को जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने से रोका जाए। तो ये कानून नाफिज हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रुक गई, यहाँ के नेटिव लोगों ने ब्रिटिश का जो है साथ देना स्टार्ट कर दिया, इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अब इनको दोबारा से ख़तरा था कि अब इस कानून की मुद्दत, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, अब यहाँ के लोग दोबारा से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे। तो इन्होंने सर सिडनी रॉलेट के अंडर जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसका पर्पज़ ये था कि उन्होंने एक लॉ जो है वो उसमें जो है उन्होंने प्रोवाइड करना है और एक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और पॉलिटिकल टेररिज्म जो यहाँ पर हो रहा है उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट सजेस्ट करनी है। और साथ साथ उनको ये टास्क दिया गया कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने वाले जर्मनी, वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले जर्मनी के साथ यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के कनेक्शन जो है वो साबित करके दिए जाएं, जिसमें सर सिडनी रॉलेट डेफिनेटली कामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक रिपोर्ट देनी थी। और उस रिपोर्ट के बाद एक कानून नाफिजुल अमल हो गया जिसका नाम रॉवलेट एक्ट 1919 था। अब ये कानून जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका दूसरा नाम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था। इसके अंदर बगैर किसी ट्रायल के, यानी कि आपको सुने बगैर, आप पे इल्ज़ाम लगा, आपको सजा दे दी जाएगी, आपको सुना नहीं जाएगा, आपको कैद कर दिया जाएगा, 2 साल तक कैद कर दिया जाएगा, ना आपको वकील दिया जाएगा, ना आपकी बात सुनी जाएगी, और आपको कसूरवार मान लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और सिविल एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी लगा दी गई, और साथ साथ जो है किसी किस्म की जो पीसफुल असेंबली है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट है या कोई त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इसी वजह से इस कानून को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ब्लैक एक्ट जो है किस कानून का दूसरा नाम है, तो रॉवलेट एक्ट का दूसरा नाम है, और ये सर सिडनी रॉवलेट के नाम पर जो है इस कानून का नाम है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका साल आपको लाजमी याद होना चाहिए क्योंकि 1919 का साल जो है ये 3 रीजंस की वजह से मशहूर है। एक तो यहाँ जिस तरह मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 के थे, 1919 का एक और कानून आने वाला था, और इसी तरीके से 1919 के अंदर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी हुई। अब ये ट्रेजेडी क्या थी इसके बारे में ज़रा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, अमृतसर के अंदर जो है जब इस कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे तो 2 लीडर्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन 2 लीडर्स को गिरफ्तार होने के बाद, इनके गिरफ्तार होने के बाद एक प्रोटेस्ट जो है वो 13 अप्रैल को देखने को मिलता है। और ये प्रोटेस्ट, इसके अंदर जो गैदर्ड लोग होते हैं वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार के करीब होते हैं, और इन लोगों के 2 पर्पसेस होते हैं। इसमें कुछ लोग तो प्रोटेस्ट की नीयत से आते हैं, और कुछ लोग यहाँ एक वहाँ पर लोकल बैसाखी या वैसाखी का इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और इस बाग के अंदर इकट्ठे होते हैं, जलियांवाला
जलियांवाला बाग, और ये अमृतसर के अंदर है। तो ये पीसफुल इकट्ठे होते हैं, इनके पास किसी किस्म की कोई आर्म्स नहीं होती। तो इस वक्त जो है सिनेरियो इस तरह का था कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर की ड्यूटी लगाई हुई थी उस इलाके के अंदर कि वहां पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो जो प्रोटेस्ट की हो या जो है वो मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचाने की हो या किसी भी किस्म की बगावत ना हो, क्योंकि बगावत ये लोग देख चुके थे 1857 के अंदर। उसको दो कि ये कुचलने में कामयाब थे लेकिन डरते जरूर थे बगावत से। तो अब ये इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर जो है वो मौजूद थे। जब इनको पता चलता है कि जलियांवाला बाग के अंदर इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जाते हैं अपने ट्रूप्स के साथ जाते हैं और बगैर कुछ देखे बगैर कुछ सुने अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, निहत्ते लोगों को मार देते हैं, जिस वजह से इस ट्रेजेडी को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से याद किया जाता है और ये 1919 के साल के साथ मंसूब है। अच्छा, अब इन्हीं इवेंट्स के साथ कनेक्टेड एक और इवेंट है जिसको आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते होंगे। इसका नाम अक्सर स्टूडेंट्स ने सुना होगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसकी डेप्थ से भी वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ना तो इसका साल याद रखते हैं, और साल कैसे याद रहेगा जब आपको यही नहीं पता होगा कि खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था, ये मूवमेंट क्यों इनिशिएट की गई थी, किन लोगों की वजह से की गई थी और इसका इख्तिताम कैसे हुआ था। तो जब आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो फिर खिलाफत मूवमेंट के साल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खिलाफत मूवमेंट भी वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में आप लोग जानते हैं कि एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान लड़ाई थी। एलाइड पावर्स को लीड कर रहा था ब्रिटेन और सेंट्रल पावर्स जो है वो जर्मनी और डिफरेंट जो है वो कंट्रीज थे, और उसमें एक कंट्री, उन सेंट्रल पावर्स में एक कंट्री कौन था? ऑटोमन एम्पायर भी था। अब ऑटोमन एम्पायर जो है सल्तनत उस्मानिया, उसके लीडर को एक खलीफा का दर्जा दिया जाता था तमाम मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया के अंदर मुसलमानों की सिर्फ एक जगह पर हुकूमत थी और वो सल्तनत उस्मानिया थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में जो एलाइड पावर्स थी वो जीत गई थी, यानी कि ब्रिटेन जीत गया था। अब जो हारे हुए कंट्रीज थे उनको डेफिनेटली ट्रीटीज साइन करनी थी और उन तमाम डिमांड्स को तस्लीम करना था जो कि एलाइड पावर्स की तरफ से दी जानी थी। तो अब ट्रीटीज ऑफ वर्सलिटीज हुई जर्मनी के साथ और उसके नतीजे में उनसे कॉलोनीज छीन ली गई। उसके बाद अब एक और जो है वो ट्रीटी होने वाली थी, किसके साथ? ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो मुसलमानों को खतरा था कि अब जो है सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत खतरे में है, जिसकी वजह से किन लोगों ने? मौलाना मोहम्मद अली ने और मौलाना शौकत अली ने, जिनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, इनकी तरफ से खिलाफत मूवमेंट का आगाज हुआ। यहाँ के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और सब ने यकजा होकर खिलाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन पर जो है वो प्रेशर डालना स्टार्ट किया। अब एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन ही तो था जो जीता था, तो इसके ऊपर जो है उन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो एग्री ना किया जाए, प्रेशराइज ना किया जाए ऑटोमन एम्पायर को, सल्तनत उस्मानिया को, कि वहां खिलाफत खतरे में हो। लेकिन इन तमाम मूवमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी जो है वो साइन हो गई और ये खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया बाद में किसने? गांधी ने। गांधी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे कि यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ कॉपरेट ना किया जाए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आके इस खिलाफत मूवमेंट के साथ मिल जाती है और उसके बाद जो है ये एक जोर पकड़ती है। लेकिन फिर एक और इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के सपोर्टर होते हैं और कोई एक ऐसा इवेंट होता है इसके साथ कनेक्टेड जो वायलेंट होता है, जिसकी वजह से फिर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी की तरफ से चलाई जाती है वो विड्रॉ कर लेते हैं। किससे विड्रॉ कर लेते हैं? खिलाफत मूवमेंट से। उसके बाद 1923 के साल के अंदर एक और इवेंट होता है जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही अपना जोर खत्म कर देती है और फाइनली 1924 में खत्म हो जाती है। वो इवेंट ये था कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की के पहले प्रेसिडेंट भी थे और उस वक्त ये एक मिलिट्री लीडर थे, इनकी वजह से एक तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आगाज होता है और उसके बाद जो है खिलाफत को अबॉलिश कर दिया जाता है और रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तुर्की एक कंट्री के तौर पे, मॉडर्न कंट्री के तौर पे जो है वो मंजर आम पर आता है, नक्शे पर आता है। और इसी वजह से जो है 1924 के अंदर जब खिलाफत ही अबॉलिश हो जाती है तो खिलाफत मूवमेंट जो है इस खित्ते के अंदर वो खत्म हो जाती है। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 से कब तक चलती है जी? 1924 तक चलती है। अब कौन इसको, ये एमसीक्यूज हैं, कौन इसको चलाता है? इसको चलाते हैं जी अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की भी सपोर्ट होती है, लेकिन मेन ये लीडर्स होते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 वाली भी इसके साथ लिंक हो जाती है, लेकिन मेन जो है ये दो ट्रीटीज के बारे में भी आपने याद रखना है। वर्सलिटीज जो है ये जर्मनी के साथ साइन की जाती है और इसी तरीके से जो ट्रीटी ऑफ सर्वर्स है ये बेसिकली जो है वो ऑटोमन एम्पायर के साथ साइन की जाती है 1920 के अंदर। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम मॉन्टेगो कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म्स को देखेंगे। हमने देखा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 था
उसके बाद मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया, और उसके बाद जो है, उसके बाद यहां लिख लेते हैं मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, ये 1919 के अंदर आते हैं। तो ब्रिटेन ने जब वर्ल्ड वॉर लड़ी थी तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में ये चीज प्रोपेगेट की थी। तो इसी के चलते यहाँ के नेटिव लोग, जो ब्रिटिश इंडिया के नेटिव लोग थे, इन्होंने अपने आप को लॉयल भी रखा था। लॉयल आपने देखा कि जब हमने लखनऊ पैक्ट की बात की तो वो सारी चीजें जो लखनऊ पैक्ट में दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एग्री की थी, अब उनको ये मनवाना चाहते थे। तो सबसे पहले तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटेन के अंदर हुकूमत में आती है, वो ये यहाँ के नेटिव लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, अब ये हमारे लोकल लोगों को जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ पर लोकल लोगों को वोट का राइट भी दिया जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये उसकी तरफ मूव कर रहे थे। तो मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स जो आते हैं उसके अंदर मेजॉरिटी डिमांड जो लखनऊ पैक्ट के अंदर की गई थी वो मान ली जाती हैं, और उसके बाद जो है इसके अंदर दो चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। एक तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बाई कैमरल कर दिया जाता है, फर्स्ट टाइम इसको जो है वो बाई कैमरल कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ डायरकी इंट्रोड्यूस की जाती है डुअल गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर। डायरकी से मुराद है कि जितनी भी पावर्स प्रोविंसेस की होती हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये देखें ना, यहां पर कितना इंजस्टिस था कि जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लोग मौजूद हैं, जो आपने इलेक्ट करवाए हैं और इलेक्ट भी अपने मर्जी के इदारों से करवाए हैं, तो वो लोग जो है उनको भी आप पावर्स नहीं दे रहे थे। तो यहां जो प्रोविंसेस की पावर्स थी उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक सब्जेक्ट्स वो थे जो रिजर्व थे, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसकी सिलेक्टेड कैबिनेट ही कर सकती थी उसके ऊपर कानून साजी, और दूसरे सब्जेक्ट्स थे जो ट्रांसफर्ड थे, जो वो लोग उस पर कानून साजी कर सकते थे या उससे रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड कर सकते थे जो लोग इलेक्टेड हैं। तो डायरकी सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका नाम था। इसके बाद जो दूसरा कानून आएगा वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, जिसकी बेसिस पर फिर इलेक्शंस भी होंगे। तो यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहली बार आया, जिसको मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब यहां आप देखिए कि ये मॉन्टेगो जो है ये कौन थे? तो मॉन्टेगो जो है उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, और उसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखें जो कैम्पसफोर्ड हैं, ये बेसिकली इस वक्त वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। तो मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो ये दो चीजें इस हवाले से आपको याद रखना जरूरी है कि यहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसके बाद डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अच्छा, अब ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, और हम अब तक जो है 1924 खिलाफत मूवमेंट के एंड तक के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी असेसमेंट के लिए इन्हीं टॉपिक्स से बनाए गए हैं। अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो फिर ये एमसीक्यूज बासानी आप सॉल्व कर लेंगे, और आपने कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताने हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी इन एमसीक्यूज को मैं सॉल्व करके उनको आंसर दे दूं। देखिए, मैंने पूरा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया, इनको सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको सॉल्व करने से फिर आपकी जो वो प्रिपरेशन की असेसमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये सारा प्रिपरेटरी मटेरियल आप बासानी हमारी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, mcqs.learnerpakistan.com। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी डेली बेसिस पे प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर वाज गारंटेड टू मुस्लिम्स अंडर द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर जो है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर कौन सा फीचर जो है वो मुसलमानों को दिया गया था? चलिए आपके लिए इसको सॉल्व कर देते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ ऑफ द 1909 रिफॉर्म्स फॉर इंडियंस वाज। अब 1909 का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो किए गए थे उसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो क्या था? ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लें। उसके बाद हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ 1909 रिफॉर्म्स? तो 1909 के जब रिफॉर्म्स हुए थे तो वाइसरॉय कौन था? नेक्स्ट आप देख सकते हैं द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर ऑफिशियली नोन एज विच एक्ट? तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? इसको भी बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया है। हु सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग दीज 1909 रिफॉर्म्स? तो 1909 के जब रिफॉर्म्स आए थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे, तो उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे? इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली एनॉल्ड? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब कैंसिल की गई थी, किस साल के अंदर कैंसिल की गई थी? ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच ब्रिटिश मोनार्क विजिटेड इंडिया एंड अनाउंस्ड द एनॉलमेंट ऑफ द पार्टीशन? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो एनॉलमेंट है, उसकी कैंसिलेशन है, वो कौन से ब्रिटिश मोनार्क ने जो है इंडिया के अंदर आके, जब दिल्ली दरबार था उसके अंदर आके उसने खुद जो है पर्सनली की थी? ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करें। मैं आपके लिए करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूं, किंग जॉर्ज 5 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। द एनॉलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग विच हिस्टोरिक इवेंट? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किस इवेंट के दौरान जो है वो ये अनाउंस की गई
थी इसकी एनरोलमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया जब ब्रिटिश मोनार्क का मैंने तज़किरा किया कि कहाँ पर जो है वो ये अनाउंस की गई थी। उसके बाद हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशंस एनरोलमेंट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब कैंसिल की गई थी उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, इसको भी हमने डिस्कस किया है जब हमने पहला अपना टॉपिक डिस्कस किया इसी लेक्चर के अंदर। अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम विच सिटी। अच्छा, जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी कैपिटल को दिल्ली से कोलकाता की तरफ शिफ्ट किया गया था, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द प्राइमरी एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ द रॉबर्ट एक्ट। तो रॉबर्ट एक्ट जो है उसके अंदर आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि इम्प्रिजनमेंट विदाउट वारंट एंड ट्रायल, ये सबसे बड़ा जो है वो उसका एक ऐसा फीचर था जिससे उसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया था। व्हाट वाज द ऑफिशियल लेजिस्लेटिव नेम ऑफ द रॉबर्ट एक्ट। तो रॉबर्ट एक्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट है। अब ये एमसीक्यूज आपकी असेसमेंट के लिए अगर आप देखें तो इसमें चीजों को इन डेप्थ हमने आपको पढ़ाया है कि रॉबर्ट एक्ट के बारे में सिर्फ ये पूछा जाए ना कि ब्लैक एक्ट किसको कहा जाता था तो आपको पता होगा, लेकिन साथ आप ये जानते होंगे कि ये कब आया था, क्यों आया था, इसकी वजह से रीजंस जो इसके आने के बाद क्या क्या ट्रेजेडीज हुई। आपने देखा कि वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो इसी कानून के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसी के अंदर हुआ था। उसके बाद द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मास्कर अकर्ड ऑन विच एग्जैक्ट डेट। तो डेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर आप जो है इसको भूल गए हैं तो लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ बैक कीजिए, जाके उस स्लाइड को रेफर करें और उसके बाद इस आंसर को सॉल्व कर लें। जब इस तरीक़ेकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। तो जब पंजाब डिवाइड नहीं हुआ था तो उस वक्त ये कौन से सिटी के अंदर वाक़या था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ था तो उस वक्त कौन सा ऐसा मिलिट्री लीडर था जिसने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि ओपन फायर जो है वो लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो कर दिया जाए। इसको भी हमने तफसील से डिस्कस किया है। द मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड थ्रू विच लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की ये रिपोर्ट थी, सबसे पहले ये 1918 के अंदर आई थी और 1918 की जो रिपोर्ट थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तौर पे जो है वो ये नाफिज की गई थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1919 एक्ट। तो आप जानते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर कौन सा जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपकी आसानी के लिए सॉल्व भी कर रहा हूं। उसके बाद अंडर द डायरकी सिस्टम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स वर स्प्लिट इनटू विच टू कैटेगरीज। तो ये भी एक डेप्थ में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपने टॉपिक का लेक्चर सुना है तो फिर इस क्वेश्चन को आसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सी टू कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ। तो किसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट का 1919 के अंदर आगाज किया गया था, इसको भी बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया है। विच प्रोमिनेंट डायनामिक डुओ इज फेमसली नोन एज द अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स जो है इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस को रीड आउट करें, करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करें। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रिपेयर करना और जिनके थ्रू अपनी असेसमेंट करना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पर हमारी टीम जो है वो प्रिपरेटरी मटेरियल भी प्रोवाइड करे और आपके साथ इन टच रहे, आपके क्वेश्चंस को आंसर करे, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी वन पेपर एग्जाम की, तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर से की जा सकती है। इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, घर बैठे इसको हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा स्टोर से भी इसको खरीदा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।